हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों कक्षा 12th विषय हिंदी अनिवार्य अध्याय नंबर 2 आलोक धानवा जो पतंग है ना, उस पार्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्न उनको हल करने वाला हूं दोस्तों। इससे पहले इस चैनल पर राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 के 10 मॉडल पेपर प्लस शेखावाटी मिशन पूरा हल करवा दिया गया है। हिस्ट्री के 7-8 मॉडल पेपर, कुछ शेखावाटी मिशन के ऑप्शन भी डाले हैं। हिंदी अनिवार्य हिंदी साहित्य के भी मॉडल पेपर डाले गए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। एग्ज़ाम से पहले दोस्तों एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मानकर चलिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, सारी डैश वर्क हल करवाई गई अच्छी तरीके से पीपीटी मोड में। आप एक बार देखोगे तो आपका दिल गार्डन हो जाएगा। निश्चित रूप से उनमें से ही आपके बोर्ड में प्रश्न आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको ऑन जरूर करते हुए इस सेशन को दोस्तों लाइक जरूर करें। और कोई भी आपके दिमाग में सवाल चल रहा है, कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि किस विद्यार्थी के क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा अगला सेशन करना है। ये कमेंट के माध्यम से ही सारा पता चलता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और बिना समय गंवाए आज के सेशन की दोस्तों शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कवि आलोक धानवा का पहला और एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कब प्रकाशित हुआ। दोस्तों शानदार प्रश्न है। कवि आलोक धानवा का पहला और एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कब प्रकाशित हुआ, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 1998 के अंदर ये प्रकाशित होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, आलोक धानवा की पतंग कविता के कौन से भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है। आलोक धानवा की पतंग कविता के कौन से भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है, तो इसका राइट आंसर है तीसरे भाग को है वो पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तीसरा प्रश्न है, कपास और बालक की भावनाओं में कौन सी समानता है। कपास और बालक की भावनाओं में कौन सी समानता है, तो उसका राइट आंसर है कोमलता। कौन सी दोस्तों समानता है, कपास और बालक की भावना में कोमलता समानता है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, पतंग कविता में बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्ति करने के लिए कवि ने किसका प्रयोग किया है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है बिंबों का प्रयोग किया। किसका, बिंबों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक पंक्ति के अंदर आपको आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है, कवि आलोक धानवा की पहली कविता कौन सी थी। तो कवि आलोक धानवा की पहली कविता थी जनता का आदमी, जो कब प्रकाशित होती है 1972 में प्रकाशित होती है। कब प्रकाशित होती है 1972 के अंदर प्रकाशित होती है। और कवि आलोक धानवा की पहली कविता का नाम है जनता का आदमी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, कवि आलोक धानवा का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है सन 1948 ईस्वी में मुंगेर जिले के बिहार में होता है। दोस्तों बिहार के मुंगेर जिले में 1948 के अंदर कवि आलोक धानवा का जन्म होता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आलोक धानवा की पतंग कविता उनके किस एक मात्र काव्य संग्रह से ली गई है, तो उसका राइट आंसर है दुनिया रोज बनती है, जो कब प्रकाशित होता है 1998 के अंदर प्रकाशित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद करिए। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, आलोक धानवा की पतंग कविता प्रकृति में आए विभिन्न परिवर्तनों को किस ऋतु में अभिव्यक्ति करती है, तो इसका राइट आंसर है शरद ऋतु। दोस्तों आलोक धानवा की पतंग कविता प्रकृति में आए विभिन्न परिवर्तनों को किस ऋतु में अभिव्यक्ति करती है, तो किस ऋतु की दोस्तों, शरद ऋतु में अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा से कवि का क्या आशय है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा से कवि का क्या आशय है, तो इसका राइट आंसर है वर्षा ऋतु के बाद आकाश पूर्णतः चमकीला और स्वच्छ हो जाता है, जिसके कारण सुबह का सूर्य भी पूर्णतः लाल और चमकीला दिखाई देता है। क्या शानदार प्रश्न है दोस्तों। वर्षा ऋतु के बाद आकाश है पूर्णतः चमकीला और स्वच्छ हो जाता है, जिसके बाद सुबह का सूर्य भी पूर्णतः लाल और चमकीला दिखाई देता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। अगला छठा प्रश्न है, तेज बछोर, लाल सवेरा, चमकीली साइकिलें, चमकीले ईशोर इत्यादि कविता के किस स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर है बिंबात्मक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। अगला हमारा सातवां प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। उपयुक्त पंक्ति में वे और कपास शब्द किसके लिए आया है, तो दोस्तों वे यानी बच्चों और उनकी भावनाओं के लिए ये शब्द आए हैं।
ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 8वां प्रश्न, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। उपरोक्त पंक्ति में वे शब्द किसके लिए आया है? बालक और उनकी कोमल चंचल उमंग भरी भावनाओं के लिए ये शब्द वे आया है। ठीक है ना, बालक और उनकी कोमल चंचल उमंग भरी भावनाओं के लिए ये शब्द आया है। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, दिशाओं का मृदंग की तरह बजाना से क्या तात्पर्य है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजना से क्या तात्पर्य है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, जब बालक पतंग उड़ाते हैं तो वह अपने हाथ पैरों से और अपनी विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से अनेक प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। बालकों की ये आवाज़ें बड़ी ही कोमल और उल्लास भरी होती हैं, जो दिशाओं को मृदंग जैसी मधुर ध्वनि प्रदान करती है। ये इसका राइट आंसर है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों लघु उत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, आलोक धनवा की जो पतंग कविता का मूल भाव क्या है? दोस्तों कविता का मूल भाव क्या है ये बताना है। ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आलोक धनवा की जो पतंग कविता एक लंबी कविता है। इस कविता में कवि ने बालक के निश्चल स्वभाव की समानता, प्रकृति की निश्चलता एवं रंगीनता से की है। जिस प्रकार से शरद ऋतु में प्रकृति में नया सौंदर्य भर जाता है, उसी प्रकार बालक मन में भी इच्छाओं और उमंगों का सौंदर्य होता है और बालक उस उमंग और सौंदर्य के साथ पतंग की तरह अनंत ऊंचाइयों को छूना चाहता है। ये दोस्तों आलोक धानवा की पतंग कविता का मूल उद्देश्य है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, आलोक धानवा की पतंग कविता भय और साहस का मिला जुला स्वरूप प्रस्तुत करती है, स्पष्ट करो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, पतंग कविता भय और साहस का मिला जुला स्वरूप है, क्योंकि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो ऊंची छतों एवं ऊंची उनकी दीवारों पर चढ़ जाते हैं, जहां से गिरने का भय होता है, लेकिन फिर भी गिरते संभलते हुए बेहद खतरनाक स्थानों पर भी पतंग के साथ ऊंचे जाते हैं और साहस के साथ भय पर विजय पाते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ने की अच्छी तरीके से कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, पतंग कविता में बालक की इच्छाओं और उमंगों की तुलना शरद ऋतु से क्यों की है? तो इसका राइट आंसर है, बालक की इच्छाओं और उमंगों की तुलना शरद ऋतु से की गई है, क्योंकि शरद ऋतु में प्रकृति में नयापन, उल्लास एवं सौंदर्य आता है। उसी प्रकार बालक मन भी नित्य नई उमंगों, इच्छाओं और क्रियाकलापों से भरा रहता है। बालक की इच्छाओं और उमंगों की तुलना शरद ऋतु से की गई है। किससे की गई है दोस्तों? शरद ऋतु से की गई है, क्योंकि शरद ऋतु में प्रकृति में नयापन आता है, उल्लास एवं सौंदर्य आता है। उसी प्रकार बालक मन भी नित्य नई उमंगों, इच्छाओं और क्रियाकलापों से भरा रहता है। ये इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, भादो यानी अंधेरे के बाद शरद यानी उजाला का आना, यानी भादो के बाद शरद का आना उपयुक्त काव्य पंक्ति का पतंग कविता के साथ क्या संबंध है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, भादो यानी अंधेरे के बाद जिस प्रकार से शरद ऋतु आती है, अर्थात प्रकृति में नई उमंग, उल्लास और सौंदर्य आ जाता है, उसी प्रकार बालक जब पतंग उड़ाता है तो अनेक खतरनाक स्थानों से गुजरकर मन के डर और भय को दूर करता हुआ पतंग को आकाश की ऊंचाइयों में पहुंचाकर भय पर विजय पाता है। प्रकृति में भादों के बाद शरद आना ही बालक द्वारा भय दूर करके विजय प्राप्त करना है। यही पतंग कविता की सार्थकता सिद्ध करता है। ठीक है ना, ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, पतंग कविता में उपयुक्त विशेषण पतंग के प्रति कौतूहल, जिज्ञासा तथा आकर्षण के भाव को प्रकट करते हैं तथा साथ ही इन सभी का संबंध बालक के कोमल मन, विचार, भावनाओं और अनुभूतियों से भी है, जिनको बालक पतंग के प्रति प्रकट करता है। जैसे हमारा कोमल स्वरूप पतंग का होता है, वैसे ही स्वरूप बालक का होता है। जैसा दोस्तों कोमल स्वरूप पतंग का होता है, वैसा ही स्वरूप है वो बालक का होता है।
तो ये दोस्तों इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला पाठ हमारा होगा कुंवर नारायण कविता के बाने बात सीधी थी पर। ये दोस्तों सारे पाठ हैं, इनको मैं हल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। छोटे छोटे सेशन बना रहा हूं, अच्छी तरीके से बार बार सुन करके अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। आपको निश्चित रूप से बोर्ड के अंदर सफलता मिलेगी। जितना मेरे से हो रहा है मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, ये मेरी आपसे आशा और उम्मीद है। दोस्तों कोई भी आपके दिमाग में सवाल चल रहा है या डाउट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज के सेशन को यहीं विराम देता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।